गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हैमलेट। हैमलेट इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर। अब आपने शेक्सपियर के बारे में सुना ही होगा। ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रामेटिस्ट्स, मतलब जो ड्रामा या प्ले लिखते थे ऑफ हिज टाइम। ड्रामेटिस्ट। ही वॉज ऑल्सो अ पोएट, कविता भी लिखते थे। He was also a prose writer. Sonneteer. तो ड्रामा भी लिखते थे, कविता भी लिखते थे, प्रोज जो ऐसे कॉमन आप आर्टिकल्स वगैरह देखते हैं, डिबेट्स एंड ऑल, वो भी लिखते थे। सोनेट्स भी लिखते थे। अब सोनेट क्या होता है? सोनेट एक तरह का कविता होता है, एक तरह की कविता होती है जिसे आप गा भी सकते हो। दैट्स अ सोनेट। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे शेक्सपियर के बारे में। हैमलेट को जानने के लिए हमको सबसे पहले शेक्सपियर जानना होगा कि शेक्सपियर कौन से एज में लिखा करते थे, कैसा लिखते थे, क्या क्या लिखते थे, एंड ऑल ऑफ दैट। लेट्स टॉक अबाउट विलियम शेक्सपियर। Now, he was also known as England's national poet. Okay? What does this mean? इसका मतलब क्या है? इंग्लैंड के राष्ट्रीय कवि की सम्मान की उपाधि उन्हें दी गई थी। He was England's national poet. Okay? Now, the place of his birth. उनका जन्म कहाँ हुआ था? The place of his birth is Stratford. Wait a second. Stratford upon Avon. ये जगह का नाम है। कहाँ जन्म लिया था उन्होंने? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, जो कि कहाँ है? अब इंग्लैंड के नेशनल पोएट है तो ऑब्वियसली इंग्लैंड में ही हुआ होगा। राइट। नाउ, कौन से कंपनी में काम करते थे? कंपनी का मतलब यहाँ पे क्या है? थिएटर। थिएटर। कौन से थिएटर में अपने प्लेस को लिखते थे और उसको एक्ट करते थे? लॉर्ड चेम्बरलेन्स मैन। लॉर्ड चेम्बरलेन्स, ठीक है, जिसका बाद में नाम चेंज हो गया था, वो हो गया था किंग्समैन। ओके, पहले इस कंपनी का नाम, थिएटर कंपनी का नाम क्या था? लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। फिर बाद में इसका नाम बदल गया और हो गया किंग्समैन। ओके, नाउ आई होप यू टेकन एवरीथिंग डाउन। आपने लिख लिया सब कुछ ताकि हम आगे बढ़ सके। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचक के जल्दी से पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग आगे बढ़ गए तो आपको मौका नहीं मिलेगा इस चीज के बारे में पूछने का, ये आप भूल जाओ। नाउ, तो ही रोट, मोस्टली ही रोट प्लेज या ड्रामा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब ड्रामा क्या होता है? ऐसा कोई भी काम जिसमें आप एक्टर्स एक्ट्रेसेस को एक स्क्रिप्ट दे दो और स्टेज पे उन्हें उससे एक्टिंग कराओ, ठीक है, डायलॉग्स बुलवाओ और उसकी एक कहानी होती है, इसे हम ड्रामा कहते हैं। आपने थिएटर देखा होगा कई लोगों ने कि कैसे स्टेज पे वन एक्ट प्ले होता है या फिर नुक्कड़ नाटक वगैरह होता है।
ये जो ड्रामा है ये स्टेज पे हम प्ले करते हैं फॉर एन ऑडियंस, ऑडियंस के सामने, ठीक है। नाउ इसके कई सारे कैटेगरीज हैं, क्या क्या कैटेगरीज है वो देखेंगे हम। तो यू हैव ट्रेजेडी, यू हैव कॉमेडी, यू हैव हिस्टोरिकल प्लेस। ओके, ट्रेजेडी सुन के ही आपको कैसा फील आएगा? ट्रेजेडी मतलब कुछ दुखद हुआ है, ठीक है। तो ट्रेजेडी में एकदम सिंपल टर्म में समझने के लिए आपको जानना होगा ट्रेजेडी क्या है। ऐसा कुछ, ऐसा एक प्ले, ऐसा एक ड्रामा जिसको देख के आपके मन में दुख उत्पन्न हो, ठीक है। जिसको देख के आप बहुत सैड फील करो, जिसको देख के आप अपसेट हो जाओ। इसमें ट्रेजेडी में क्या होता है, जो मेन कैरेक्टर हमारा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटैगनिस्ट। इंग्लिश में हम उसे प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। जो आपका मेन हीरो है वो हमेशा ही डाइज एट द एंड ऑफ द ट्रेजेडी, मतलब कि उसकी मृत्यु हो जाती है जैसे ही हमारा प्ले खत्म होता है, ठीक है। उसके बारे में हम जानते हैं और लास्ट में ही डाइज, उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो दिस इज ट्रेजेडी, ट्रेजेडी जिसमें आपके मन में दुख उत्पन्न हो। नेक्स्ट यू हैव कॉमेडी। कॉमेडी नाम से ही आपको क्या लग रहा है, कुछ लाइट, जिसको सुन के या फिर देख के आप थोड़ा खुश हो, हंसो। ऐसे कोई कैरेक्टर्स हो जिनको देख के आप हंसो, उनके ऊपर हंसो, ठीक है। ऐसा उनको कुछ बिहेवियर हो। जोकर को देख के जैसे आपके मन में क्या होता है, यू स्टार्ट लाफिंग, आप हंसने लग जाते हो उसके एक्टिंग और बिहेवियर को देख के। वैसे ही कॉमेडी में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसको देख के आपको हंसी आती है। So that is a comedy. Now you have historical plays. Historical plays में अगर आप नाम डाइसेक्ट करो, इसको आधा पढ़ो, हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इतिहास, ठीक है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को, जैसे शेक्सपियर के बारे में अगर हम बात करें, वो हिस्टोरिकल प्लेज लिखते थे, हिस्टोरिकल ड्रामा लिखते थे। इसमें क्या होता था, इतिहास में से किसी एक राजा को चुनकर उसके बारे में एक नाटक बना दिया, ओके। इसको हम हिस्टोरिकल प्लेस कहते थे। ऐसी बहुत सारी प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस शेक्सपियर ने लिखी है, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं। किंग रिचर्ड, किंग रिचर्ड है। यू हैव जूलियस सीजर, जूलियस सीजर बहुत पॉपुलर नाम है, बहुत फेमस है, उसके बारे में आप जानते होंगे। कोरियोलैनस, अगेन ये भी एक प्ले का नाम है, जिसमें एक रोमन किंग, जो रोम के राजा है, उनकी जीवनी लिखी गई है, ठीक है। तो ऐसे प्लेस लिखा जाता था, ठीक है। ड्रामा में ये तीन कैटेगरी, ये मेन तीन कैटेगरीज हैं, ठीक है। ऐसे तीन प्रकार के ड्रामा होते हैं, प्लेस होते हैं। पहला आपका हो गया ट्रेजेडी, देन यू हैव कॉमेडी, यू हैव हिस्टोरिकल प्लेस। यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट। अब हम लोग थोड़ा, क्योंकि हैमलेट हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हैमलेट क्या है, हैमलेट एक ट्रैजिक प्ले है, ट्रेजेडी है, ठीक है। तो हमको ट्रेजेडी के बारे में जानना होगा कि ट्रेजेडी होता क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसमें होता क्या, कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, प्लॉट कैसा होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर कैसे बनता है, ये सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। ओके, सो यू हैव ट्रेजेडी। ट्रेजेडी जैसे आपको बताया था, कुछ बहुत दुखद, जिसको देख के आपके मन में बहुत फियर आ जाए, डर लगे आपको, ओके। तो इसके कुछ कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या फीचर्स है वो देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे हम, द फर्स्ट वन इज योर ट्रैजिक हीरो। ट्रैजिक हीरो ये क्या है, ये आपका मेन कैरेक्टर है, जिसके बारे में ड्रामा है, जिसके बारे में प्ले है, ठीक है। तो हैमलेट, हैमलेट में अगर देखा जाए तो ट्रैजिक हीरो, इसका जो नाम है प्ले का, वही वही कैरेक्टर है इसका,
हैमलेट जिसके नाम पे प्ले है वही हमारा ट्रेजिक हीरो है, ठीक है। नाउ इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं मस्ट बी ऑफ नोबल बर्थ। इसका मतलब क्या है मस्ट बी ऑफ नोबल बर्थ? इसका मतलब ये है कि जो हमारा मेन हीरो है वो तो या राजा होना चाहिए या प्रिंस होना चाहिए या कोई बहुत बड़े पद का मिनिस्टर होना चाहिए, ठीक है। कोई आम इंसान हीरो नहीं बन सकता ट्रेजेडी में। ये इसका सबसे बड़ा फीचर है ट्रेजेडी का, कि जो ट्रेजिक हीरो हमारा होगा, जैसे हैमलेट, हैमलेट क्या है, राजकुमार है, इज अ प्रिंस, ठीक है। तो ही मस्ट बी ऑफ नोबल बर्थ, ही मस्ट बिलोंग टू अ हाई रैंक, हाई पोजिशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ ट्रेजेडी। ये सबसे जरूरी है, ठीक है, कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो किसी बड़े खानदान का हो, किसी बड़े घराने का हो। नेक्स्ट, देन यू हैव योर ट्रेजिक फ्लॉ। ट्रेजिक का मतलब आपको बताया था दुखद, फ्लॉ का मतलब क्या होता है, कमी। तो ये ट्रेजिक फ्लॉ है क्या है, जो आपका हीरो है हैमलेट जैसे हो गया यहाँ पे, ठीक है, उसमें कुछ ऐसी एक कमी होगी जिसके कारण वो ही विल बी डेड, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाएगी इस कमी के कारण, ठीक है। तो हम देखते हैं हैमलेट में उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है। ये बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल टर्म है, प्रोक्रास्टिनेशन। ये आप लिख लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब सोचता बहुत है, करता कुछ नहीं, मतलब बस ख्याली पुलाव पकाता है, ओके। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे रिवेंज लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन ही डज नॉट एक्ट, ही डज नॉट मेक एन एक्शन, ठीक है, वो कुछ नहीं करता, ही बस ही जस्ट कीप्स ऑन थिंकिंग, ठीक है, वह बस सोचता है। तो ये उसकी सबसे बड़ी कमी है। इसको क्या कह सकते हैं और हम, ही इज एन ओवर थिंकर, मतलब बहुत ज्यादा ही सोचता है लेकिन एक्शन के नाम पे जीरो, ठीक है। अगर हम कबीर के दोहे को थोड़ा उलट दे, रिवर्स कर दे, तो क्या होगा, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी दिन है बरसों, ठीक है। तो दैट इज व्हाट हैमलेट इज। हैमलेट ऐसा ही है, बस सोचता है, ही डज नथिंग, ठीक है। तो ये इसकी ट्रैजिक फ्लॉ है, ये उसकी सबसे बड़ी कमी है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, फेट एंड फॉर्चून। फेट फॉर्चून का मतलब क्या हो गया, किस्मत। जैसा आपकी किस्मत में लिखा है वैसा ही होगा। तो हर ट्रेजेडी में क्या लिखा है कि जो आपका मेन कैरेक्टर है, ये जो हीरो है हमारा, उसकी मृत्यु होनी ही है, ठीक है, वो बच ही नहीं सकता किसी ट्रेजेडी में। तो ट्रेजेडी का मतलब ही यही है कि जो आपका मेन कैरेक्टर है वो बचने नहीं वाला, ये आपको पहले से पता हो जाएगा कि ये जो कैरेक्टर है, द मेन कैरेक्टर विल डाई, ओके। तो ये इसकी किस्मत में ही लिखा है, फेट एंड फॉर्चून यही है, इसकी किस्मत में ही लिखा है कि उसकी मृत्यु होगी। बहुत बारी हम देखते हैं थीम, थीम ऑफ रिवेंज। रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदले की भावना, राइट। इसमें हम देखेंगे कि हैमलेट को अगर आप लेके आगे बढ़ो तो आप देखोगे कि हैमलेट कैसा है, उसके जो पिता है उनकी डेथ हो चुकी है,
ठीक है, किसने किया? उसके खुद के अंकल ने। अंकल का नाम है क्लॉडियस। तो वो हमेशा सोचता है कि चलो मैं बदला लूंगा, ठीक है, मैं अपने पिता के मृत्यु का बदला लूंगा, लेकिन वो बस सोचता है, ही डज नथिंग, नो एक्शन। ठीक है, तो दिस इज द थीम ऑफ रिवेंज। ये प्लॉट में आप देखोगे बदले की भावना बहुत ज्यादा है, ठीक है, उभर के आती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम हैमलेट पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये बहुत जरूरी। ठीक है, आप अगर थोड़ा टाइम लेके लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। So do they have any questions? कोई भी? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कहीं कुछ नहीं समझ आ रहा है, तो ये ऑप्शन है कि आप हाथ उठा के पूछ सकते हो। ना, और क्या क्या होता है ट्रेजेडी में? इट इवोक्स पिटी एंड फियर। पिटी का मतलब क्या होता है? किसी पे दया आना, ठीक है, किसी पे दया आना। पिटी का मतलब है किसी पे दया आना। ठीक है, किस पे हमको दया आएगा? ऑब्वियसली जो हमारा मेन कैरेक्टर है उस पे हमें बहुत ज्यादा दया की भावना आएगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उसका डेथ होने वाला है इस प्ले में, कि आगे जाके वो नहीं बचेगा। जो भी वो कर रहा है, हर एक एक्शन, इट विल लीड टू हिज डेथ। आगे जाके वो नहीं बचने वाला। फियर का मतलब क्या होता है? डर। ठीक है, जब आप किसी भी ट्रेजेडी को पढ़ोगे तो आपके मन में बहुत ज्यादा डर की भावना आएगी कि अच्छा आगे क्या होगा। आपको पता है कि डेथ होने वाली है, वॉर होगा बहुत ज्यादा, बैटल्स एंड वॉर्स, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, अटैक होगा, एक देश दूसरे देश के ऊपर आतंक मचाएगा। ठीक है, तो ये सारी ट्रेजेडी में आप देखेंगे ये कॉमन होता है, ये होना ही है। ठीक है, तो कोई भी ट्रेजेडी आपके मन में दया की भावना लेके आएगा और डर, आपको बहुत डर लगेगा आगे क्या होगा, किसकी कैसे डेथ होगी। ठीक है, फिर है कथारसिस। ट्रेजेडी हम जब पढ़ते हैं, ट्रेजेडी के डेफिनेशन में ही ये आता है, कथारसिस। इसका मतलब क्या होता है? प्योरिफिकेशन। आप अपने घर में वाटर फिल्टर यूज करते हो, उससे क्या होता है? पानी आपका साफ होता है। ठीक है, जो भी फिल्टर होता है वो सारी गंदगी को खींच लेता है और पानी को साफ करके फिर आपको देता है ताकि आप उसे पी पाओ, राइट, सो दैट इट्स सेफ फॉर यू टू ड्रिंक। वैसे ही कथारसिस का मतलब होता है प्यूरिफिकेशन। मतलब कि आपके मन में जितनी भी भावना है, डर का, दया का, ये सब कुछ लास्ट में एट द एंड आपके पूरे इमोशंस को साफ कर देता है। ठीक है, साफ करना, प्योरीफाई करना। जब भी आप कोई ट्रेजेडी पढ़ोगे, लास्ट में आपको लगेगा कि अच्छा सब कुछ ठीक हो गया, भले हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अब जिंदा नहीं है, उसके बाद भी जो नया कैरेक्टर आएगा वो क्या लेके आएगा? शांति लेके आएगा। तो आपके मन में लास्ट में, पहले तो नहीं, पहले तो ऑब्वियसली आपके मन में डर है, दया की भावना है, फिर सबसे एंड में आपके मन में क्या आ रहा है? शांति, शांति की भावना आएगी। ठीक है, और आप क्या देखोगे? सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। मतलब आप हॉरर मूवीज देखते होगे, हॉरर मूवीज में क्या होता है? ऐसे भूत आता है, अजीब सी आवाजें आती हैं, पेड़ ऐसे लहरा रहे होते हैं, कि आपको डर लग रहा होता है पूरे टाइम,
कुछ जादू हो जाता है, अचानक से भूत आ जाता है, आत्मा आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सुपर नेचुरल एलिमेंट है, ठीक है, भूत प्रेत। ओके, तो इससे आपको क्या पता चलता है, कोई भी ड्रामा में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आप हमेशा ही हमेशा पाओगे, ठीक है। ये इसके बिना नहीं हो सकता, आगे नहीं बढ़ सकता है ट्रेजेडी में। अगर हम हैमलेट को स्पेसिफिकली दिमाग में रख के देखें, आपको पहला सीन जब आप पढ़ोगे, पहला एक्ट का पहला सीन, तो उसमें क्या देखोगे आप, जो किंग हैमलेट है, किंग हैमलेट, किंग हैमलेट्स घोस्ट, मतलब जो राजा हैमलेट है, ठीक है, उसका भूत आता है पहले ही सीन में। तो ये क्या है, एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है, और ये आप ट्रेजेडी में हमेशा ही हमेशा देखोगे कि ऐसे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। चलो, अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्लॉट कैसे जाता है ट्रेजेडी का। प्लॉट, 1 सेकेंड, प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी। प्लॉट का मतलब क्या होता है, आप पूछोगे, ठीक है। प्लॉट ऑफ अ ट्रेजेडी, हमने देखा कि ट्रेजेडी में क्या क्या एलिमेंट होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है, कैरेक्टर कैसे होते हैं, किस तरह का इसका थीम है, वो सब हमने डिस्कस किया। लेकिन प्लॉट क्या होता है, प्लॉट का मतलब जो आपकी कहानी है वो कैसे जा रही है, सीधी दिशा में जा रही है या टेढ़ी मेढ़ी होके जा रही है, ठीक है, ये होता है प्लॉट। प्लॉट मतलब आपका स्टोरी लाइन, जो कहानी की दिशा है वो कैसी है। तो ट्रेजेडी में आप देखोगे ये पिरामिड ऐसे पहाड़ बना लो, इससे आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। ये पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोजिशन, EXPOSITION, एक्सपोजिशन, ठीक है। एक्सपोजिशन में क्या होता है आपके, एक्सपोजिशन का मतलब ही यही है शुरुआत। तो शुरुआत में क्या होगा, चलो आप ही बताओ, यूज द चैट बॉक्स एंड टेल मी, चैट बॉक्स में लिख के बताओ, जब आप पहली बार किसी को मिलते हो तो आप क्या बोलते हो, सीधे बात करना चालू कर देते हो, अरे माय मदर डज दिस, माय पेरेंट्स डू दिस, मेरे स्कूल में ऐसा हुआ, ऐसा बोलते हो क्या, व्हाट डू यू से, सबसे पहली बारी क्या बोलते हो बताओ। आई थिंक वी हैव 3 or 4 पीपल इन द क्लासरूम। जब आप पहली बार किसी से मिलते हो तो हाउ डू यू टॉक टू देम, बातचीत कैसे चालू करते हो बताओ। yes? क्योंकि बिना इंटरैक्शन के पढ़ाई नहीं होगी, अगर आप बस ऐसे देखते रहोगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा कुछ घुसेगा नहीं, जब तक आप इंटरैक्ट ना करो, कुछ बोलो ना, कुछ बताओ ना, ठीक है। यस, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, हेलो हाउ आर यू, यस, वेरी गुड, ठीक है। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो, पूछते हो हाय आप कैसे हो, अपना नाम बताते हो, अपना परिचय देते हो, ठीक है, दिस इज व्हाट यू डू। तो ये आपकी शुरुआत हो गई, ये आपकी कहानी की, आपके पर्सनल कहानी का एक्सपोजिशन है, ठीक है, ये आपकी शुरुआत है। ट्रेजेडी में भी शुरुआत ऐसे ही होता है, जो राइटर है जिन्होंने लिखा है प्ले को, वो बताएंगे कि चलो ये मेरे कैरेक्टर्स हैं, इनके साथ क्या हुआ, इनकी कहानी क्या है, ठीक है। तो उनकी कहानी जब आप जानोगे तभी ना आप अंदर घुस के पढ़ पाओगे उसको। अगर आप जानोगे ही नहीं कैरेक्टर कहाँ से आया है, करता क्या है, तो कैसे आप पहचानोगे या फिर कैसे समझोगे प्ले को। इसीलिए एक्सपोजिशन में सबसे पहले शुरुआत होती है, ठीक है। ये जो पहाड़ ये ऊंचा जा रहा है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में राइजिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन का मतलब क्या है, नीचे से ऊपर जाना, ठीक
तो आप कोई भी कहानी पढ़ोगे तो कुछ ऐसा, जैसे आप मूवीज देखते हो हाँ या ना में जवाब दो। यू वॉच मूवीज, कौन कौन सी मूवीज देखते हो, कैसी मूवीज आपको पसंद है, कुछ बताओ, टेल मी। शिव एंड अदर्स, what kind of movies do you like, do you watch? Yes, मूवीज नहीं देखते, यस या नो भी बोल सकते हो आप। देखते हो तो हाँ, नहीं देखते हो तो ना, ठीक है। चलो बताओ, इफ यू वॉच एनी मूवीज और सीरीज वॉट एवर, कुछ भी देखते हो। कॉमेडी मूवीज, ठीक है, यू लाइक कॉमेडी मूवीज। तो कोई भी मूवी आप देखते हो, कॉमेडी मूवी आपने देखा मान लो, तो उसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स, चलो ये है आपके कैरेक्टर्स। हेरा फेरी देखी होगी आपने, इसमें ये कैरेक्टर्स है आपके। उनको क्या चाहिए, वो बहुत गरीब फील कर रहे हैं, उनको जॉब चाहिए, उनको पैसा चाहिए, तो वो कुछ करते हैं जिनसे उनके पास पैसा आए, स्कीम में अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। कॉमेडी मूवीज की बात कर रही हूँ, ओके। तो वो कुछ एक्शन उनका होता है, ठीक है, तो इसे हम राइजिंग एक्शन कहते हैं, ठीक है। जो भी वो कुछ करें जिनसे ऊपर ऊपर जाए, स्टोरी आगे बढ़े, आपकी कहानी आगे बढ़े, उसको राइजिंग एक्शन कहते हैं, ओके। फिर ये जो पहाड़ का टिप है, सबसे ऊंचा पॉइंट, ये है आपका क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स, ओके। क्लाइमैक्स अगेन मूवीज का एग्जांपल, क्योंकि मूवी एंड थिएटर गो हैंड इन हैंड। इसका मतलब क्या है कि मूवीज जो आपकी बनती हैं और जो नाट्य रूपांतरण होता है, जो आप थिएटर्स में देखते हो, स्टेज में देखते हो, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है। ज्यादा उनमें कुछ ये नहीं, मूवीज का बस ये है कि वो पहले रिकॉर्ड होके उसको एडिट वगैरह करके सिनेमा हॉल में डाल देते हैं ताकि आप आराम से बैठ के देख सको। लेकिन थिएटर ज्यादा मुश्किल है, उसमें क्या होता है, एक्टर्स ने पूरी प्रैक्टिस कर ली, वो लाइव चलता है आपके सामने, आप देख पा रहे हो कैरेक्टर्स इधर दौड़ रहे हैं, ऐसे मर रहे हैं, लाल सा पैकेट कुछ लेके ऐसे खून निकाल रहे हो खुद का ही, ठीक है। तो ये इस सेंस में थोड़ा अलग है, लेकिन क्लाइमैक्स दोनों में होता है। क्लाइमैक्स क्या है, मेन इवेंट, मेन इवेंट, ठीक है। मेन इवेंट क्या है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा हो जाना जिसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते, ठीक है। जो मेन इवेंट हो गया आपका, उसके बाद आप पीछे नहीं जा सकते हो, ये होता है आपका क्लाइमैक्स, ठीक है। हैमलेट में हम देखेंगे कि जो प्रिंस हैमलेट है, जो मेन कैरेक्टर है हमारा, वो बहुत परेशान है, एकदम पता नहीं कैसे बदला ले, क्या करे। उसको तो ये भी नहीं समझ आता है कि क्लॉडियस ने सच में उसके पिता को मारा है कि नहीं। लेकिन क्लाइमैक्स में आप देखोगे वो उसको पता चल जाता है, हाँ क्लॉडियस इज द मर्डरर, उसी ने मेरे पिता का मर्डर किया है। तो ये हमारा क्लाइमैक्स है। उसके बाद आप देखोगे कि ऐसा कुछ कुछ होता है, इवेंट्स जल्दी जल्दी होता चला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो होता है, ये जो कर्व है यहाँ पे, ये है हमारा फॉलिंग एक्शन। ये देखो ऑपोजिट्स में लिखा हुआ है। राइज का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। जैसे हम बोलते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज उगता है, ठीक है। फॉलिंग एक्शन मतलब, फॉलिंग एक्शन मतलब गिरना, ठीक है। फॉल, बच्चे खेलते खेलते गिर जाते हैं, दे फॉल, फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन में क्या होता है, मेन इवेंट जो हुआ, जो क्लाइमैक्स हुआ, उसके बाद जितने भी एक्शंस हैं आफ्टर क्लाइमैक्स, जितने भी एक्शंस है, भागा दौड़ी, वॉर, आतंक, ब्लडशेड, खून खराबा, ये है आपका फॉलिंग एक्शन, ठीक है।
लास्ट में आपका होता है, तो ये है आपका रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? समाप्ति, खत्म हो गया, ठीक है। जो होना था, खून खराबा हो चुका, अब खत्म हो गया। समापन का मतलब क्या होता है? डन। तो राइटर ने क्या किया है, जितने भी प्लॉट लाइंस है, जितनी भी इधर उधर कहानियां चल रही हैं, सबको एक जगह लेके बांध दिया, ठीक है। मतलब प्ले आपका खत्म हो चुका है। ये है आपका रेजोल्यूशन। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? एक्सपोजिशन से। जो शुरुआत है, शुरुआत का त गायब हो गया, ठीक है। फिर है राइजिंग एक्शन। कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया हमने, हाय हेलो बोल दिया है। आगे आगे बढ़ के वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हम क्लाइमैक्स तक पहुंचेंगे, ठीक है। क्लाइमैक्स जो मेन इवेंट है, बम फूट चुका है, ओके। ये आपका क्लाइमैक्स, मेन इवेंट। फिर नीचे हम जा रहे हैं, फॉलिंग एक्शन। क्लाइमैक्स के बाद जो कुछ भी हो रहा है, इसके बाद हम उसे फॉलिंग एक्शन कहते हैं। एंड लास्ट में हमारा है रेजोल्यूशन, मतलब समाप्ति। तो आप फीडबैक दे सकते हैं कुछ भी, अगर आपको समझ आया, कुछ नहीं समझ आया तो आप बता सकते हैं जल्दी से, ठीक है। जल्दी से बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत कुछ सीखना है। हैमलेट इज नॉट, बहुत मुश्किल है, बहुत आसान नहीं है। इसलिए हमको बहुत कुछ ध्यान में रखना होगा जब हम हैमलेट पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये ट्रेजेडी का पार्ट है कि इसमें ऐसा ऐसा होता है। आपको समझ आया तो आप यस बोलो, कुछ नहीं समझ आया तो नो बोल के फिर लिखो क्या नहीं समझ आया। फिर हम लोग वो एक्सप्लेन। 1564 से 1616 यू हैव विलियम शेक्सपियर। एलिजाबेथन एज का है 1558 से 1603। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट, गुड वर्क। इस एज में शेक्सपियर लिखते थे, ठीक है। अब आप पूछोगे एलिजाबेथन एज क्या है, इसका नाम ऐसा क्यों है? तो लिटरेचर में हम जब भी पढ़ते हैं कुछ, तो उसमें हम देखेंगे कि जो भी आपका एज होता है वो कब बदलता है? जब उसकी राजा या रानी अपने पद से नीचे जाते हैं, ठीक है। तो एलिजाबेथन एज में हम देखेंगे क्वीन एलिजाबेथ द वन, द फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट वाज देयर। 1558 में वो रानी बनी, 1603 में उन्होंने पद छोड़ा, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एलिजाबेथन एज, ओके, राइट। Small confusion here. Now did you understand? Just write yes or no so that we can move forward. Okay? Just write yes or no so that we can. Okay. Thank you for pointing. Right, Praveen? Now the doubts have been cleared यहाँ पे. Sanjeev says yes. Good. Good work. Okay. Now हम लोग प्लॉट पे थे, इसके नीचे हम लोग आएंगे। थोड़ा सा हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं हैमलेट को। हैमलेट है क्या? प्ले का नाम क्या है आपका? हैमलेट। हैमलेट का पूरा नाम क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। देखो आपको पहले ही बताया था ये एक ट्रेजेडी है, नाम पे उसके टाइटल में ही है, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट कॉमा प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो इसमें आपको आधा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है। क्या इंफॉर्मेशन है? ये एक ट्रेजेडी है, इधर देखो आप, ट्रेजेडी है। किसकी ट्रेजेडी है? हैमलेट की। तो मेन कैरेक्टर का नाम भी मिल गया। मेन कैरेक्टर क्या है? प्रिंस ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का नाम सुना है? क्या है डेनमार्क, बताओ थोड़ा। चलो आपका जीके भी चेक हो जाए। व्हाट इज डेनमार्क? यस, शिव, प्रवीण, संजीव, all of you people can answer. And who's the fourth person? Let me see. Fourth person, that
ओके विवेक, यस। डेनमार्क बिना गूगल किए, आई नो आपके हाथ में हमेशा फोन होता है तो आप झट से ऐसे गूगल पे भाग जाते हो। व्हाट इज डेनमार्क? यस, इट्स अ कंट्री। लोकेशन बताओ। डेनमार्क इज अ कंट्री। वेयर इज इट लोकेटेड? लोकेशन क्या है डेनमार्क की? सॉरी, व्हाई? यू डोंट नीड टू बी सॉरी। सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, आपसे बस लोकेशन पूछा जा रहा है। कहाँ है डेनमार्क, कहाँ स्थित है? ऑब्वियसली इट्स अ कंट्री, वेरी गुड आंसर शिव। इट्स द नेम ऑफ अ कंट्री, करेक्ट। ठीक है, लेकिन वो कहाँ है? जैसे हम इंडिया को बोलते हैं ना, एशिया में है। यस, ठीक है। इट्स ऑल्सो नोन एज अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। ठीक है, यूरोप, स्कैंडिनेवियन कंट्री। बहुत ठंड पड़ती है, ये सबसे ऊपर है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं स्कैंडिनेविया में, कौन कौन से कंट्रीज है? आपका आपका डेनमार्क हो गया, नॉर्वे, आइसलैंड, ये सारे कंट्रीज जो हैं ऊपर के, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, दीज आर योर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। हॉलैंड हो गया, ये सारे कंट्रीज। ठीक है, तो दीज आर योर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। नाउ इससे आपको क्या क्या तीन चीजें पता चली टाइटल से? पूरे टाइटल से तीन चीजें क्या पता चली, जल्दी से लिख के बताओ, ताकि आई हैव सम इंटरेक्शन विथ यू पीपल। Otherwise, I'm just talking to the camera, right? I'm not talking to my students. Interact. What are the three things? तीन चीजें कौन सी हैं जो आपको पता चली? हैमलेट क्या है? ट्रेजेडी है। ठीक है, मेन कैरेक्टर कौन है? हैमलेट है। हैमलेट है क्या? प्रिंस ऑफ डेनमार्क, जो देश है डेनमार्क उसका राजकुमार है। ओके, so this is all we needed to know. Okay, let's move on to the next slide. Yes, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ट्रेजेडी में, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में आप देखोगे 5 एक्ट्स होते हैं। 5 एक्ट्स। एक्ट क्या है? भाग है। किसी भी प्ले के 5 भाग होते हैं। 5 भाग क्या था आपको बताया था? एक्सपोजिशन होता है आपका, फिर है राइजिंग एक्शन, ये सब आपको याद करना हो। देन यू हैव क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, देन यू हैव योर रेजोल्यूशन। इसको कैटास्ट्रफी भी बोलते हैं, लेकिन रेजोल्यूशन बेटर टर्म। तो दीज आर द 5 एक्ट्स दैट वी हैव हियर। एक्सपोजिशन, पहले एक्ट में क्या आपको मिलेगा? शुरुआत जो होगा, इंट्रोडक्शन होगा कैरेक्टर्स। सेकेंड एक्ट में राइजिंग एक्शन होगा। थर्ड एक्ट में आपको क्लाइमैक्स मिल जाएगा। फोर्थ एक्ट है फॉलिंग एक्शन। फिफ्थ आपका रेजोल्यूशन, जहां सब कुछ समाप्त हो चुका है, नया राजा जो है वो आ चुका है और उसने बागडोर संभाल ली है देश की। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा डिटेल में कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये 5 एक्ट तो हमने देख लिया, क्या क्या है 5 एक्ट। नाउ द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। Who are the characters here? सबसे पहला कैरेक्टर कौन है? जल्दी से बताओ, आप जानते हो। Who is the first character here? चलो, let me know who is the first character.
यस, इट्स सो सिंपल, सबसे इजी, आपको तो पता ही है। फर्स्ट कैरेक्टर है हैमलेट। हैमलेट क्या है हमारा? वेट, हैमलेट वो क्या है? हैमलेट क्या है हमारा? ट्रैजिक हीरो है, मतलब मेन कैरेक्टर तो यही है, ट्रैजिक हीरो। फॉर द सेकंड कैरेक्टर वी हैव, यस, everybody is saying Hamlet, right? Second character we have Claudius। क्लॉडियस है कौन? हैमलेट का अंकल, ठीक है, इधर देखो, हैमलेट्स अंकल। ही इज ऑल्सो द एंटागनिस्ट ऑफ द प्ले। एंटागनिस्ट बहुत ही भारी शब्द है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। मतलब क्या है? विलेन, जो आपके हीरो के ऑपोजिट हो उसको हम एंटागनिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसने कुछ गलत किया हो। ये हम लोग का विलेन है, क्लॉडियस हम लोग का विलेन है। क्लॉडियस इज हैमलेट्स फादर। अगर आप ध्यान दे रहे होगे थोड़ी देर पहले तो आप बता सकते हो क्लॉडियस ने किया क्या था, क्या किया था, जल्दी से बताओ। We will move ahead. What did Claudius do? क्लॉडियस ने क्या किया था जो वो विलेन बन गया? मर्डर। ओके, किसका मर्डर? Whose murder? Come on, I know some of you were paying attention. बताओ जल्दी से। Hamlet's father, father of Hamlet, yes, correct answer। इसीलिए he is the villain, क्योंकि अब हैमलेट बदला लेना चाहता है, ठीक है, he wants to take revenge, बदला लेना चाहता है, क्योंकि क्लॉडियस हिज अंकल, उसके खुद के चाचा या बड़े पापा, जो भी आप हिंदी में बोलना चाहते हो, अपने भाई का मर्डर किया, ठीक है, क्लॉडियस ने, इसीलिए वो बदला लेना चाहता है। और क्लॉडियस फिर मर्डर करके, क्योंकि किंग हैमलेट, हैमलेट वाज द किंग, तो अब क्लॉडियस क्या बन गया है? एकदम कॉमन सेंस है, अपने भाई जो कि राजा हैं उसके उसके मर्डर के बाद क्लॉडियस क्या बन गया? बताओ। अगर राजा मर जाए, ठीक है, राजा की मृत्यु हो जाए, तो उसका भाई क्या बन जाता है फिर? इट्स वेरी इजी, टेल मी। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बहुत टाइम लगा रहे हो आप लोग, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है, जल्दी जल्दी सोचना है, ओके। तो किंग हैमलेट के डेथ के बाद क्लॉडियस, क्योंकि क्लॉडियस ने मारा है, क्यों मारा है? क्योंकि वो राजा बनना चाहता था। तो क्लॉडियस अब क्या बन गया है? ये सब लिखते रहो, याद रहेगा। किंग ऑफ डेनमार्क। नाउ ही हैज बिकम द, ओ यू आर सेइंग मर्डरर, यस ही इज द मर्डरर, लेकिन अब ही इज ऑल्सो द किंग ऑफ डेनमार्क। अपने भाई को मार के नाउ ही इज द किंग ऑफ डेनमार्क। औरंगजेब की कहानी पता है? इंडियन हिस्ट्री में जाओगे आप, मुगल हिस्ट्री में, तो हाउ डिड औरंगजेब बिकम द किंग? अपने भाइयों को मार के, ठीक है, तो क्लॉडियस भी वही करता है। ही किल्स हिज ब्रदर, जो कि राजा है, अपने भाई को मार के वो खुद राजा बन गए, ठीक है। नाउ ही इज ऑल्सो द किंग ऑफ डेनमार्क, ठीक है। ये लिख लो आपको, इफ यू वांट टू मेक नोट्स या स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी लेना तो आप ले सकते हो, ठीक है, इल हेल्प यू रिमेंबर। लेकिन आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे तो ज्यादा आपको याद रहेगा, आपके ध्यान में आएगा, ठीक है। चलो, let's move on to the next character. Your third character is Gertrude. Gertrude, Gertrude क्या है? Hamlet's mother.
हैमलेट्स मदर। लेकिन ये बस यहाँ तक सीमित नहीं है। शी इज नॉट ओनली एंड द क्वीन ऑफ डेनमार्क, शी इज ऑल्सो द क्वीन ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की रानी है। ठीक है, नाउ द मेन पॉइंट हियर इज गर्ट्रूड आफ्टर द डेथ ऑफ अ हस्बैंड, अपने हस्बैंड के डेथ के बाद व्हाट डज शी डू? आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हैमलेट, she becomes, she marries Claudius। ठीक है, क्लॉडियस जो हमारा विलन है उससे शादी कर लेती है। ठीक है, बहुत झट से, जैसे ही हस्बैंड की डेथ हुई, नाउ शी मैरीज हिज ब्रदर। ठीक है, तो इससे आपको क्या लगता है गर्ट्रूड ने क्यों जल्दी से शादी कर दी? व्हाई? एनीवे शी वुड हैव बीन द क्वीन। ठीक है, क्वीन तो थी डेनमार्क की। आफ्टर द डेथ ऑफ अ हस्बैंड ही मैरीज क्लॉडियस। तो क्रिटिक्स ऐसा कहते हैं कि शायद गर्ट्रूड भी क्लॉडियस के साथ मिली हुई थी। ठीक है, अपने पति को मारने के साजिश में, जो भी आप कह सकते हो। इट्स नाउ अ क्राइम नॉवेल टाइप का। आपने क्राइम पेट्रोल वगैरह देखा होगा, CID एंड ऑल। ठीक है, तो इन दोनों की मिली जुली थी इसमें, किंग हैमलेट के डेथ में, मर्डर में। ओके, तो गर्ट्रूड अब आपको कैसी, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो? ये जो इतना बताया गया है उससे बताओ गर्ट्रूड कैसी कैरेक्टर आपको लगी? बहुत शातिर है, वेरी कनिंग। और क्या क्या कैरेक्टर लगी आपको, जल्दी से बताओ। इज हंग्री फॉर पावर, यस, उसे पावर चाहिए, पद चाहिए, क्वीन बने रहना है। ठीक है, तो क्या क्या क्वालिटीज हैं जो आप बता सकते हो? ओके, विल नॉट वेट एनीमोर, वी हैव अदर कैरेक्टर्स टू डिस्कस। ठीक है, तो गर्ट्रूड, गर्ट्रूड नाम याद रखना आप लोग। गर्ट्रूड जो है वो हैमलेट की माँ है, क्वीन है डेनमार्क की। ठीक है, और किंग हैमलेट का जब डेथ हो जाता है तब शी मैरीज क्लॉडियस। जिसने किंग हैमलेट को मारा है उसी से शादी कर लेती, उसके भाई से ही शादी कर लेती। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ द अदर कैरेक्टर्स आर पोलोनियस। पोलोनियस स्पेलिंग देखो, POLONIUS, पोलोनियस। पोलोनियस क्या है? शी इज एनिग्मेटिक, यस यस, बहुत एनिग्मा का मतलब क्या होता है? मिस्टीरियस। ठीक है, जिसके बारे में रहस्यमयी, जिसके बारे में हम जानते नहीं कि ये चाहते क्या है आखिर। ठीक है, तो यस, शी इज वेरी एनिग्मेटिक। हमें पता नहीं है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, उसके एक्शंस क्या है, उसके फैसले क्या है, हमें नहीं पता है। तो यस, शी इज वेरी एनिग्मेटिक, गुड टर्म, you can use that for Gertrude, very good. Now what exactly is Polonius? Polonius is the chief advisor to Claudius. Claudius क्या है? राजा है अब। ठीक है, he is the king now. Claudius is the king. और उसका चीफ एडवाइजर कौन है? चीफ एडवाइजर का मतलब क्या होता है? आप देखते हो जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस, नेता वगैरह, उनको एडवाइस कोई करने के लिए कोई रहता है, उनकी सहायता करने के लिए। ठीक है, उन्हें सुझाव देने के लिए कौन रहते हैं? IAS ऑफिसर्स होते हैं, या आपके स्टेट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो लोग होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही राजा महाराजा के कोर्ट में कोई ऐसा व्यक्ति होता था उस टाइम पे जो उन्हें सुझाव दे सके, राजा को ऐसा करना चाहिए, ऐसी डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके किंगडम में जो लोग रह रहे हैं, उनके उनके बेनिफिट के लिए, उनके अच्छे के लिए क्या काम करना चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ के भाव को कम करना चाहिए, दाम को, भाव को कम करना चाहिए, ताकि सभी लोगों को वो प्राप्त हो सके। ठीक है, तो दिस इज व्हाट
अ चीफ एडवाइजर इज, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के भी बहुत सारे चीफ एडवाइजर्स हैं. वन ऑफ देम इज जयशंकर. हैव यू हर्ड ऑफ हिम? अगर आप पॉलिटिक्स में थोड़ा भी ध्यान देते हो या फिर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में थोड़ा भी ध्यान देते हो, न्यूज़ पढ़ते हो, तो आपको पता हो. IAS ऑफिसर, right? And he's the chief advisor to the prime minister. Prime minister के chief advisor. Now what is Polonius? Polonius is the chief advisor to Claudius. मुख्य सलाहकार. Yes, yes. Thank you for the translation. Yeah. जो सलाह देते हैं, सुझाव देते हैं. तो पोलोनियस क्या है? क्लॉडियस क्या है? क्लॉडियस अब राजा है. इज द किंग ऑफ डेनमार्क. कहाँ का राजा है? डेनमार्क का. ठीक है. एंड मुख्य सलाहकार कौन है? पोलोनियस. अब हम देखेंगे पोलोनियस के दो बच्चे हैं. ठीक है, एक है ओफीलिया, एक है लाइटस. लाइटस और एक है ओफीलिया. लाइटस क्या है? लाइटस एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है. आप देखते हो मूवीज में जो आपका विलेन है उसका भी कोई दोस्त होता है. इज द सपोर्टिंग कैरेक्टर. जब लास्ट सीन में जाओगे हैमलेट के, तब आप पाओगे कि लाइटस और हैमलेट दोनों तलवारबाजी कर रहे हैं. ठीक है, दे प्ले अ गेम ऑफ फेंसिंग. ओलंपिक में एक स्पोर्ट्स देखा है जो बहुत सारा सूट पहन के ऐसे नीडल सुई की तरह लंबा सा एकदम तलवार होता है, उससे फेंसिंग ऐसे ऐसे करते हैं, तलवारबाजी. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हैमलेट में भी लास्ट में हम देखते हैं कि लाइटस जो है और हैमलेट, प्रिंस हैमलेट, ये लोग दोनों ऐसे तलवारबाजी कर रहे हैं. ठीक है, और इससे क्या होता है? दोनों ही लास्ट में मर जाते हैं, कोई नहीं बचता. हमें तो पता ही है कि हैमलेट की डेथ होनी है, क्योंकि ट्रेजेडी का मेन पार्ट है ये कि जो आपका मेन एक्टर है, मेन कैरेक्टर है, उसकी डेथ होनी ही होनी. ठीक है, तो हम देखेंगे कि लाइटस और हैमलेट तलवारबाजी करते करते दोनों ही मर जाते हैं. और ओफीलिया कौन है? ओफीलिया बहुत स्पेशल कैरेक्टर. जस्ट यस, ओफीलिया. इतना अच्छा नाम है ओफीलिया, वेरी प्लेजेंट. सुन के इतना अच्छा लग रहा है ओफीलिया. ओफीलिया क्या है? प्लेज द लव इंटरेस्ट ऑफ हम देखते हैं मूवीज में क्या देखते हो आप? हीरो है तो हीरोइन भी होगी. कुछ एग्जांपल्स दो ताकि पता लगे आप लोग ध्यान दे रहे हो या नहीं. हीरो हीरोइन का एग्जांपल दो. लव इंटरेस्ट इन मूवीज. नाउ सम ऑफ यू वॉच कॉमेडीज, some of you watch romance films. Ophelia is Hamlet's lover. 100% correct, right? Ophelia is Hamlet's lover. Yes, she loves Hamlet. लेकिन ये हमें जानने में प्ले के दौरान बहुत मुश्किल होता है कि does Hamlet love Ophelia? हैमलेट के मन में भी ओफिलिया के लिए उतना प्यार है या नहीं. लेकिन लास्ट में हम देखते हैं जब ओफिलिया डाइज, ओफिलिया का भी डेथ हो जाता है. ठीक है, ट्रेजेडी में ये होता है कि सारे कैरेक्टर्स जो हैं आपके वो धीरे धीरे ऐसे गिरते चले जाएंगे. दे ऑल डाई. तब हम देखते हैं कि हैमलेट बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, पागल हो जाता है. ठीक है, व्हाई? बिकॉज ओफिलिया हैज नाउ डाइड. अब वो नहीं रही. तो यस, शी इज द लव इंटरेस्ट ऑफ हैमलेट. शी इज हैमलेट्स लवर. हाँ, तो आप मूवीज का एग्जाम्पल दे रहे थे. Actors and actresses playing love interests to each other. बताओ, give me some examples. KGF chapter 2. तो इसमें एक्टर एक्ट्रेस कहाँ है? आपने तो मूवी का नाम बताया. एक्टर एंड एक्ट्रेस. उनमें क्या होती है? केमिस्ट्री होती है. उनके डायलॉग्स होते हैं जिनसे हमको पता चलता है ओके
इसके दिमाग में ये चल रहा है दैट ही हैज फीलिंग्स फॉर हर। ओफिलिया लाइटस हो गई। वी हैव वन कैरेक्टर नेम्ड होरेशियो। होरेशियो कौन है? हैमलेट का बहुत क्लोज फ्रेंड। हैमलेट्स क्लोज फ्रेंड। He is Hamlet's close friend. Okay? And वो कोशिश करता है जब हमें लगता है बीच में कि हैमलेट पागल हो गया, that he is mad, he is absolutely mad, तब होरेशियो ही हैमलेट को संभालता है, उससे बातचीत करता है, उसे बताता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। ठीक है, दोस्त हमारे ऐसे ही होते हैं ना, हमें बताते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो। अच्छे दोस्त, ये तुम सही कर रहे हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारा ये अप्रोच होना चाहिए, इससे तुम्हें मार्क्स अच्छे आएंगे या इससे तुम क्वालिफाई करोगे कोई एग्जाम। ठीक है, तो होरेशियो यहाँ पे क्या है? हैमलेट्स बेस्ट फ्रेंड। ही इज हैमलेट्स क्लोजेस्ट फ्रेंड हु हेल्प्स हिम। वो पूरी तरीके से उसे मदद करता है। ओके, एंड देन वी हैव अदर स्मॉल कैरेक्टर्स। अदर स्मॉल कैरेक्टर्स जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं उनमें हम देखेंगे गिल्डनस्टर्न है, रोजेनक्रांस है, ये लोग बाहर के स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं डेनमार्क में। ठीक है, स्मॉल कैरेक्टर्स, दे आर स्मॉल कैरेक्टर्स। लेकिन इसमें एक स्टैंडिंग आउट कैरेक्टर कौन है? फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास कौन है? प्रिंस ऑफ नॉर्वे। प्रिंस ऑफ नॉर्वे। ये जो प्रिंस है ये डेनमार्क पे हमला करता है। ठीक है, इससे भी बदला लेना है। इसे क्यों बदला लेना है? सेम थिंग। ठीक है, इसके भी पिता की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? बैटल फील्ड में। ठीक है, किसने मारा था? किंग हैमलेट ने ही मारा था। इसीलिए ये डेनमार्क पे अटैक करना चाहता है, वार करना चाहता है। ठीक है, और लास्ट में हम देखेंगे कि फोर्टिनब्रास जो है वो डेनमार्क का राजा बन जाता है, क्योंकि सब मर गए। क्लॉडियस मर गया, हैमलेट मर गया, गर्ट्रूड मर गई, ओफिलिया मर गई, पोलोनियस मर गया, लाइटस मर गया, सब मर गए, तो बचा कौन? फोर्टिनब्रास बचा। ठीक है, एंड इन दी एंड, ये देखो इन दी एंड, सबसे अंत में, इन दी एंड he becomes the king of Denmark. ठीक है, तो ये है हमारा कैरेक्टर लिस्ट। इससे आगे अभी नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इतना आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ेंगे तो आप सब भूल जाओ। तो अगले क्लास के लिए जब आप आओगे तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। दिस इज इट। अब आप बताओ, आपको जो भी थोड़े मोड़े डाउट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है, 10 मिनट्स 5 मिनट्स जो भी है, इसमें हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, if you have any doubts you can ask. कैरेक्टर 4, कैरेक्टर 4 कौन है देखना पड़ेगा। 3 पोलोनियस, ये है कैरेक्टर 4, ये है कैरेक्टर 5 लाइटस, ओफिलिया कैरेक्टर, अच्छा रेड में लिख देता है, आसानी से याद होगा। ठीक है, कैरेक्टर 4 है, यह कैरेक्टर 5 हमारा, कैरेक्टर 6, कैरेक्टर 7, कैरेक्टर 8, ये मेन कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो आपने पूछा कैरेक्टर 4 के बारे में। पोलोनियस कौन है? चीफ एडवाइजर, मुख्य सलाहकार, जो कि राजा को सुझाव देता है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए आपको। ठीक है, वो है पोलोनियस। ओके, और उसके 2 बच्चे हैं, कौन है? लाइटस है और ओफिलिया है। तो आई होप आप पोलोनियस के बारे में पूछ रहे थे। ही इज द चीफ एडवाइजर टू क्लॉडियस। क्लॉडियस कौन है? डेनमार्क का राजा है। ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई होप यू अंडरस्टूड. थोड़ा भी आपको समझ आया हो. ठीक है, इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. वील मीट इन द नेक्स्ट.